हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट एंड दैट इज नॉन एज द पेनक्रियास, जिसको कि हम हिंदी के अंदर कहते हैं अग्नाशय। देखिए, ये जो अग्नाशय है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है और ये एक्सोक्राइन नेचर भी है इसका और एंडोक्राइन नेचर भी है। ओके, नाउ सबसे पहले आपको इसका लोकेशन बता दूं कि बेसिकली पेनक्रियास है कहां पर। तो पेनक्रियास जो है वो देखो आमाशय के पीछे स्थित होती है। पहली बात तो ये कि ये स्टमक के कहां पर है, पीछे स्थित है, लेकिन आमाशय के पीछे कहां पर, तो आपको मालूम होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसका कि नाम है ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। और ड्यूडेनम जो होता है उसका आकार कैसा होता है, यू आकार होता है। तो उस यू आकार का जो ड्यूडेनम है उसके बीच में आप एक ग्लैंड देख सकते हो, वो बनी हुई है और वो ग्लैंड का नाम क्या है, पेनक्रियास है। ओके, तो ये ड्यूडेनम की दोनों आर्म्स के बीच में स्थित होती है आमाशय के पीछे। ओके, नाउ ये जो ग्लैंड है इसका कलर कैसा है, तो इस ग्लैंड का जो कलर है वो कैसा है, पिंक कलर है। ये गुलाबी रंग की ग्लैंड है और आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये इररेगुलर शेप है, अनियमित आकार की क्या है, ये ग्लैंड है। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोटिस हियर इज दैट कि ये पूरी तरीके से प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। बेसिकली ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिश्रित ग्रंथि का अर्थ क्या होता है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नेचर दोनों हो, जिसमें वह क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अभी मैं यहां पर आपको एक्सोक्राइन इसका जो नेचर है वो भी बताऊंगा और एंडोक्राइन नेचर भी बताऊंगा। ओके, लेकिन उससे पहले देखें कि इस ग्रंथि की लंबाई कितनी है। तो इस ग्रंथि की लंबाई जो है वो लगभग 15 सेंटीमीटर के करीब है और इसका जो वेट है वो 50 टू 85 ग्राम्स के बीच में रहता है। ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि ये लगभग 60 टू 70 ग्राम्स के बीच में होती है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका कौन कौन सा पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन है और कौन कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है। तो देखिए, इसका एक्सोक्राइन पोर्शन क्या होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। ओके, यानी कि ये बहिस्रावी भाग जो है वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा। ओके, तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, तो एसिनी होते हैं। बेसिकली फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, पुटिकीय कुछ संरचनाएं जैसी संरचनाएं होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एसिनी कहते हैं। और ये जो एसिनी होते हैं वो लगभग पेनक्रियास का 98 टू 99 पार्ट जो परसेंट पार्ट है वो बनाते हैं। और ये जो एसिनी होते हैं बेसिकली ये अग्नाशयी रस का क्या करते हैं, स्रावन करते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अग्नाशयी रस जो होता है या जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि पेंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट जूस मानते हैं क्योंकि उसके अंदर खूब सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसमें आप देखें कि यहां पर चारों तरफ आप देख सकते हो मैंने यहां पर एसिनी बना रखी है, कुछ विशेष प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स बना रखी है। और ये जो एसिनी होती है वो पेनक्रियास का 99% पार्ट बना रही है और ये बहिस्रावी है, यानी कि हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है। ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करती है, सिक्रीट करती है। लेकिन अब यदि मैं एंडोक्राइन बात करूं, इस पेनक्रियास की एंडोक्राइन पोर्शन की मैं बात करूं, तो बेसिकली फॉलिकल्स के बीच बीच में यहां पर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं का समूह पाया जाता है फॉलिकल्स के या एसिनी के बीच में। और इनको हम क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, इनको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इनको इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि 1869 में एक साइंटिस्ट था लैंगरहैंस, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। लेकिन ये जो है वो बहुत बहुत कम पोर्शन है, पेनक्रियास का केवल 1% पार्ट जो है, राइट, 1% पार्ट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। बाकी आपने देखा था 99% पार्ट तो किससे मिलकर बना हुआ है, एसिनी से बना हुआ है। ओके, नाउ ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है बेसिकली जो कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं की विशेषता है, यही क्लस्टर ऑफ सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ही एंडोक्राइन नेचर की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि डिफरेंट सेल्स जो होती है वो डिफरेंट हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है।
इस क्लस्टर ऑफ सेल्स में, राइट, 4 सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, इसको गामा सेल्स भी कहते हैं, और एक और है पीपी सेल्स, यानी कि पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। एक बार मैं रिपीट कर दूं, इस लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में 4 तरीके की सेल्स से 4 तरह की सेल्स का क्लस्टर है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल, और पीपी सेल, यानी कि पीपी सेल को हम एफ सेल्स भी कहते हैं, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, नाउ ये जो अल्फा सेल्स होती है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है और सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है, और इनका परसेंटेज जो है वो कितना है, 15 to 25% है, 15 to 25% है। और जनरली देखा गया है कि अल्फा सेल्स जो होती है पेरीफेरी के ऊपर पाई जाती है, यानी कि परिधि के ऊपर पाई जाती है, और जो बीटा सेल्स है उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है यहां पर लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में, और वो कितना है, 60 से 65% के करीब है। जो डेल्टा सेल्स है उनका प्रतिशत जो है वो 10% है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर ऐसा माना गया है कि एक और तरीके की सेल्स होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, और उनका नाम है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ओके, जिनको कि हम एफ सेल्स भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात एंडोक्राइन सिस्टम की कर रहे हैं, तो नेचुरली कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या सिक्रीट करेगी, हार्मोन को सिक्रीट करेगी। तो ये जो अल्फा सेल्स है, जो बीटा सेल्स है, गामा सेल्स है, ये क्या सिक्रीट करती है, तो देखिए अल्फा सेल जो है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और उसका नाम क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन। ओके, अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागोन हार्मोन। और इनकी जो डिस्कवरी है, राइट, इसकी कि अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागोन हार्मोन, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, इस ग्लूकागोन हार्मोन की, किम्बेल और मर्लिन करके वैज्ञानिक थे, किम्बेल और मर्लिन, उन्होंने इसकी क्या की, डिस्कवरी की। ओके, नाउ बीटा सेल्स जो होती है, जो कि बीच में मध्य भाग के अंदर पाई जाती है, राइट, अल्फा सेल्स कहां पर थी, परिधि के ऊपर, बीटा सेल्स केंद्र भाग के अंदर पाई जाती है, और यहां पर सेंटर के अंदर लगभग लगभग पाई जाती है। और आप देख सकते हैं ये किसका हार्मोन का सेवन करती है, इंसुलिन हार्मोन का सेवन करती है, जो कि अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट। और इसकी जो खोज है, या इसको सबसे पहले जो फाउंड किया था वो किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, अभी हम लोग डिटेल्स तो पढ़ेंगे उसका, लेकिन ये बता दूं कि ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूं ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है रक्त में शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ओके, और जो थर्ड सेल्स है डेल्टा सेल्स, इनको आपको कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, गामा सेल्स, सो यू कैन कॉल इट एज डेल्टा सेल्स और गामा सेल्स। और ये क्या सिक्रीट करती है, सोमेटोस्टैटिन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। ओके, दे सिक्रीट व्हाट, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। सो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय बीटा सेल, एंड सोमेटोस्टैटिन रिलीज बाय द डेल्टा सेल्स। और ये जो पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो होती है, ये एक अन्य प्रकार की सेल्स है। ओके, और ये आंत में भोजन के अवशोषण में क्या करती है, मदद करती है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, है ना, बाय द इंटेस्टाइन, यानी कि आंत में ये भोजन के अवशोषण में क्या करेगी, मदद करेगी। इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, पीपी सेल्स। अब हमको डिस्कस करना है कि ये जो ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टैटिन हार्मोन जो होते हैं, इनके बॉडी के अंदर क्या क्या रोल होते हैं। अब देखिए हम लोग यहां पर ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और बड़े क्लोज से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, इट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। आप जानते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, अल्फा सेल्स होती है, और अल्फा सेल से क्या सिक्रीट होता है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है, ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी नाम आएगा। ये हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो, या ऐसा हार्मोन जो रक्त में शर्करा के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है।
याद रखना ग्लूकागोन हार्मोन शुगर के जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ओके, और ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये बना हुआ है किससे, 29 अमीनो एसिड से। 29 अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन है जिसकी पेप्टाइड चेन के अंदर 29 अमीनो एसिड्स हैं। और क्या बात आपको नोटिस करनी है कि देखिए इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। अभी जब आप यहां पर इंसुलिन पढ़ोगे तो पाओगे कि बिल्कुल ग्लूकागोन हार्मोन उसका विपरीत हार्मोन है। जो काम ग्लूकागोन करेगा उसका अपोजिट कौन करेगा, दैट इज नॉन एज इंसुलिन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ओके, और जब ये कब सिक्रीट होगा, ये सिक्रीट कब होता है, जब रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, ग्लूकागोन जो है वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन शुगर के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर क्या होगा, कम होगा, तो ग्लूकागोन क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा। तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो रक्त में शुगर के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ओके, नाउ यहां पर देखिए ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को लिवर में प्रेरित करता है। अब यहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है इसको समझने की कोशिश करें। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो लिवर में होता है उसको प्रेरित कौन कर रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड किस में बदल जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो देखो अमीनो एसिड जब ग्लूकोज में बदला है तो ये बात तय है कि ग्लूकोज के कारण शुगर का जो लेवल है, राइट, वो ब्लड के अंदर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अमीनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसको कौन प्रमोट कर रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन। तो नेचुरल है कि शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखो रक्त में शुगर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इतना ही नहीं, ये हार्मोन जो है ग्लूकागोन हार्मोन, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ही प्रेरित नहीं करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, आप सब जानते हैं कि लिवर के अंदर क्या स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। ओके, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, क्या कहा मैंने, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। तो ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर बदलेगा। तो बताओ वापस से रक्त के अंदर क्या हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अंदर ग्लूकागोन ने फिर से शुगर का लेवल जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और तीसरा है दैट इज नॉन एज द लिपोलाइसिस। तीसरा कौन सा है, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं। लिपोलाइसिस का मतलब, लिपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि ये जो है वो लिपिड का क्या करवाता है, ब्रेकडाउन करवाता है। ग्लूकागोन हार्मोन लिपिड का भी ब्रेकडाउन करवाता है। तो लिपिड ब्रेकडाउन होकर किस में बदलता है, दैट इज फैटी टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये लिपोलाइसिस को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये सब जो रोल है वो किसके, ग्लूकागोन हार्मोन के। अब खास बात नोटिस क्या करनी है कि जब आप अभी इंसुलिन पढ़ोगे तो इंसुलिन के बिल्कुल विपरीत कार्य जो है वो यहां पर अभी आपको ग्लूकागोन और इंसुलिन के बिल्कुल विपरीत कार्य देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ सी हियर, अब आ जाते हैं, यहां पर देख सकते हो इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये किसका प्रोडक्ट है, आप जानते हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या होती है, बीटा सेल्स होती है, और उन बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, 6000 के करीब है। और ये देखो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो था, इसकी जो आणविक संरचना थी वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने दी थी और उसका नाम है, बड़ा फेमस नाम है, A.F. सेंगर। ओके, उन्होंने उसकी क्या दी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी। और ना केवल उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया, जबकि जो ये टर्म इंसुलिन है, ये टर्म इंसुलिन देने वाले भी कौन थे, A.F. सेंगर ही थे। और इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन है, एक ऐसा पहला प्रोटीन है, राइट, जिसको कि क्या किया गया था, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था लैब के अंदर, और उसके रवे भी बनाए गए थे, यानी कि क्रिस्टल्स भी बनाए गए थे। ओके, और ह्यूमन इंसुलिन को किसने सिंथेसाइज किया, तो शैन करके जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज किया। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन का जो एक अणु होता है, राइट, उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 51 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ग्लूकागोन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स देखे थे, यहाँ पर 29 अमीनो एसिड्स देखे थे, वैसे ही आप लोग देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, दैट इज 51 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, अब 51 अमीनो एसिड्स कैसे हैं,
तो एक्चुअली इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल के ऊपर आप नजर डालेंगे तो उसके अंदर क्या है, दो चेन्स होती है, चेन ए और चेन बी, है ना। इसको कभी कभी अल्फा सेल और बीटा सेल्स भी कह देते हैं। तो किसी किताब में अल्फा सेल और बीटा सेल लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूजन मत करना, अल्फा चेन और बीटा चेन, यानी कि चेन ए और चेन बी। चेन ए के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी के अंदर क्या होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो 21 + 30 = 51 अमीनो एसिड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये दोनों चेन्स जो है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। दोनों चेन्स आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई है। ओके, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि आपको फंक्शन भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या है, तो देखो सबसे पहले तो है कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। कैसे? बिकॉज इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड बाय लिवर एंड द मसल सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोटीन, ये जो है इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। कैसे? तो प्रोटीन किसके बनते हैं, तो अमीनो एसिड्स के। तो इट प्रमोट्स बाय प्रमोटिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय लिवर एंड मसल सेल, यानी कि ये प्रमोट करता है किसके अपटेक को, अमीनो एसिड्स के अपटेक को। कहां से? लिवर और मसल सेल से। और किसका निर्माण हो सकता है इसके कारण, प्रोटीन का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो कि ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जबकि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा था, अमीनो एसिड ब्रेकडाउन हो रहा था किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ओके, नाउ सी हियर, लिपिड के ऊपर इसका क्या रोल है, लिपिड के ऊपर इसका क्या रोल है, तो ये लिपोजिनेसिस को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, और लिपोलाइसिस को क्या कर रहा है, संदमित कर रहा है। समझना, यहां पर आपने क्या देखा था कि ग्लूकागोन हार्मोन लिपिड के ब्रेकडाउन को बढ़ावा दे रहा है, ये लिपिड के ब्रेकडाउन को नहीं होने दे रहा है। ये बढ़ावा दे रहा था, ये नहीं होने दे रहा है, और ये लिपोलाइसिस को तो इनहिबिट कर रहा है, लेकिन लिपिड के निर्माण को, लिपोजेनेसिस को ये क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ओके, इतना ही नहीं, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कीटोन बॉडीज के निर्माण को, कीटोन बॉडीज के निर्माण को भी ये क्या करता है, रोकता है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, संदमित करता है। यहां पर साफ देख सकते हो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर रहा था, यहां पर अमीनो एसिड ग्लूकोज में बदल रहा था, यहां पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को संदमित कर रहा है। मतलब यहां पर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक रहा है। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड ग्लूकोज बना रहा है, नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने दे रहा है, जबकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर रहा था। अमीनो एसिड ग्लूकोज में यहां पर बदल रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। पांचवा पॉइंट यहां पर देखो कि यहां पर ये देखना है कि ग्लाइकोजेनेसिस को ये हार्मोन क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जो भी आप फूड के साथ में ग्लूकोज लेते हैं तो अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदलना, ग्लाइकोजन के अंदर बदलना। मतलब कि ग्लूकोज को किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा है, इसका मतलब शुगर का लेवल क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर कम हो रहा है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य रोल क्या होता है कि वो शर्करा का लेवल जो है ब्लड के अंदर उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज से क्या बन जाना, ग्लाइकोजन बन जाना। और आप जानते हो कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कहां बनता है, लिवर के अंदर और मसल के अंदर, लिवर और मसल के अंदर, क्योंकि लिवर और मसल के अंदर ही तो दो स्थान ऐसे हैं जहां पर कि ग्लाइकोजन क्या रहता है, स्टोर रहता है। और छठा पॉइंट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित करता है। यहां पर देखना है, ये जो था ग्लूकागोन हार्मोन, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है, यानी कि ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को प्रेरित करता है ताकि ग्लूकोज बन जाए। लेकिन यहां पर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करता है, संदमित करता है, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित कर रहा है। उल्टा ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ नहीं रहा है, ये तो ग्लूकोज से क्या बन चुका था यहां पर, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को होने नहीं देता है, मतलब ये ग्लाइकोजन को वापस ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज नहीं बनाने देगा, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, संदमित करेगा। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स और इनको आपको बहुत बहुत इंफेसिस देना है। तो क्या कहा मैंने, ये लिपोजेनेसिस को प्रेरित करता है, लिपोलाइसिस को संदमित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को संदमित करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित करता है। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है, और लिपोलाइसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। और यहां पर देखिए सातवां पॉइंट, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, प्रेरित करेगा।
ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो बताओ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित करेगा तो ब्लड शुगर के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इतना ही नहीं, ऐसा पाया गया है कि इंसुलिन जो होता है वो डीएनए आरएनए के संश्लेषण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। इंसुलिन शरीर में डीएनए आरएनए के संश्लेषण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ये किसका था, ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है, राइट, उसके फंक्शन क्या क्या है। सोचो जरा कि यदि इंसुलिन हार्मोन शरीर में कम स्थापित हो जाए तो क्या होगा, और अधिक स्थापित हो जाए तो क्या होगा। तो अब हमको पढ़ना है हाइपोसिक्रीशन, इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से और हाइपर सिक्रीशन से, इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से और हाइपर सिक्रीशन से क्या क्या रोग होते हैं वो अपने को देखना है कि इनसे क्या क्या सिम्टम्स शरीर के अंदर जनरेट हो सकते हैं। नाउ देखिए कि इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा और हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको देखिए, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन यानी कि इंसुलिन का अल्प स्थावन। आप जानते हैं हार्मोन का कम स्थावन होगा तो भी दिक्कतें आएगी और ज्यादा स्थावन होगा तो भी दिक्कतें आएगी। और जब भी इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन होता है तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाएगा, जिसको कि हम आम भारतीय भाषा के अंदर मधुमेह रोग या इसको शुगर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जैसे ही इंसुलिन कम होगा तो नेचुरली कि शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शुगर का लेवल बढ़ गया मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि रक्त में शर्करा का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इंसुलिन का अल्प स्थावन होता है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जैसे कि ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया जैसे नेम शो कर रहा है, ग्लूकोज मूत्र के साथ में क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ये सबसे कॉमन सिम्टम है डायबिटीज मेलिटस का। दूसरा पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, बहुमूत्रता, एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड विद द यूरिन। यूरिन के साथ में शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी क्या निकलता है, बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की भी कमी हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाता है, पॉलीयूरिया। इतना ही नहीं, पॉलीयूरिया के साथ में यदि वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो उस पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया के साथ ही पॉलीफेजिया भी लक्षण है। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगर, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा उस पेशेंट को क्या लगेगी, भूख, बहुत ज्यादा जो है वो भूख लगेगी। और कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया का मतलब क्या है कि यूरिन के साथ कुछ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज बन जाती है और वो टॉक्सिक कीटोन बॉडीज का जो उत्सर्जन है वो यूरिन के साथ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया कहते हैं। ओके, तो ये तो है कि इंसुलिन जब कम सिक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाएगा। राइट, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो बॉर्डर लाइन के ऊपर आ रहे हैं डायबिटीज की, और ये बड़ा आम सा रोग हो चुका है। और इस रोग जो है, ये रोग जो है वो पूरी तरीके से ठीक कभी भी नहीं किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोग जो है वो किडनी के ऊपर असर डालता है, राइट, आईसाइट के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर असर डालता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि आपने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट जो है वो खाने के पहले इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो सवाल उठता है कि मरीज को पीड़ा देने की जरूरत कहाँ है, इंजेक्शन से देने की जरूरत कहाँ है, इसको ओरली दे दो, मुंह के द्वारा, गोली के द्वारा ही दे दो। लेकिन ये ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि उसका कारण है कि इंसुलिन को ओरली देने पर क्या होगा, ये प्रभावी नहीं होगा। क्यों नहीं इफेक्टिव होगा, क्योंकि इंसुलिन आप जानते हैं कि एक प्रोटीन हार्मोन है, और यदि जो है वो इंसुलिन को हम ओरली मुख के द्वारा ले लेंगे तो ये दूसरे प्रोटीन्स की तरह आहार नाल में जाकर क्या हो जाएगा, पच जाएगा, तो उसकी प्रभाविता तो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको इंजेक्शन के माध्यम से रक्त में दिया जाता है ताकि ये आहार नाल में ना जाए और सीधा कहां पर पहुंचे, रक्त में पहुंचे। अब देखिए, ये तो हुआ कि डायबिटीज मेलिटस जो है वो हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का क्या हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन हो जाता है। मतलब इंसुलिन जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा, तो इंसुलिन का क्या हो जाएगा, अतिस्रावन। तो जहां पर जैसे ही इंसुलिन का क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तो ग्लूकोज का जो स्तर है वो रक्त में क्या हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो कैसे क्यों हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोसिक्रीशन से क्या हो रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया।
लेकिन जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो ग्लूकोज का स्तर जो है वो रक्त में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज के लेवल का गिरना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शरीर की कोशिकाएं जो होती है वो रक्त से ज्यादा ग्लूकोज को क्या कर लेती है, ले लेती है। तो सोचो जरा कि बॉडी की सेल्स हाइपर सिक्रेशन, इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो हाइपर सिक्रेशन से ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिरेगा। अब रक्त में क्यों गिरेगा, क्योंकि जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो रक्त से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को क्या कर लेगी, ले लेगी। तो नेचुरली कि ब्लड लेवल जो है, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या होगा, गिरेगा। तो जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इतना ज्यादा गिर जाएगा कि जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, और जो अपनी आंख का जो रेटिना है और जो जेनेटल जो एपिथेलियम होती है, जनन उपकला, उसको ग्लूकोज की क्या ना हो पाएगी, आपूर्ति नहीं हो पाएगी। और जब ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो रोगी अपनी जो जनन क्षमता है और जो आई साइट होती है वो क्या कर देगा, खो देगा। कभी कभी तो ये इतना ड्रास्टिक हो सकता है कि रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, एक तो ग्लूकागोन हार्मोन पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, इंसुलिन हार्मोन पढ़ा। अब तीसरा जो हार्मोन आ रहा है वो कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। और आप जानते हो कि डेल्टा या गामा सेल्स से कौन सिक्रीट होता है, सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये अल्फा व बीटा सेल्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, चेक करता है, उनका नियमन करता है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। जो आपने अभी उपरोक्त दोनों हार्मोन पढ़े, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो है उनकी सिक्रेशन का जो नियमन है वो कौन कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन कर रहा है। और याद रखना ये जो सोमेटोस्टेटिन होता है वो आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण को क्या करता है, संदमित करता है। याद रखना, मैं फिर बता दूं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आहार नाल में जो पचित भोजन होता है के अवशोषण को ये क्या करता है, रोकता है, संदमित करता है। लेकिन जरा देखना, पीपी सेल्स, आपको मालूम है कि एक और सेल्स होती है पीपी सेल्स, जिनको कि हम एफ सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स क्या करती है, एक बार फिर से बता दूं, सोमेटोस्टेटिन आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण को क्या करता है, संदमित करता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पीपी सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन के स्त्रावन को क्या करती है, संदमित करती है। सोमेटोस्टेटिन के स्त्रावन को रोकने वाली जो सेल्स है वो कौन है, पीपी सेल्स है। तो जैसे ही सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावन क्या होगा, रुकेगा। तो सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा था, आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण को क्या कर रहा था, संदमित कर रहा था। तो अब पीपी सेल ने सोमेटोस्टेटिन के स्त्रावन को क्या कर दिया है, संदमित कर दिया है। तो बताओ भोजन के अवशोषण को ये क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पीपी सेल सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन को तो क्या करेगी, संदमित करेगी, और भोजन के अवशोषण को अंत में क्या करेगी, दैट इज प्रेरित करेगी। तो ये क्या था, पीपी सेल्स के बारे में। तो स्टूडेंट ये जो था अपना वो कंप्लीट वीडियो था पेनक्रियास के ऊपर, जिसमें हमने उसके एंडोक्राइन रोल को भी डिस्कस किया है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका जो एक्सोक्राइन रोल था, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस वाला जो रोल था, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।